आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं 4 मई 2026 के उन चुनाव नतीजों की जिसने सच में भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला दिया। ये चर्चा सिर्फ हार जीत की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि कैसे एक पूरी की पूरी राजनीतिक दिशा, एक दशकों पुरानी सत्ता बस एक झटके में पलट गई। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, कोई ऐसी पार्टी जो पूरे 15 साल से एक तरफा राज कर रही हो, वो अचानक अपना ही सबसे मजबूत गढ़ कैसे हार सकती है? मतलब रातों रात तो ऐसा नहीं होता है ना। इसके पीछे सत्ता की नीतियां, टूटता हुआ भरोसा और ग्राउंड लेवल पर खेला गया एक बहुत ही शातिर मास्टर प्लान है। इसे गहराई से समझने के लिए चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पहला हिस्सा यानी सत्ता की शुरुआत और दीदी का उदय। देखिए, ये पूरा सफर कोई 4-5 साल का नहीं, बल्कि पूरे 40 सालों का एक लंबा संघर्ष रहा है। 1984 का साल याद कीजिए, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब एक युवा लड़की ने सीपीएम के कद्दावर नेता सोमनाथ चैटर्जी को हराया था, तो पूरा देश सन्न रह गया था। फिर 1990 में कलकत्ता के हाजरा क्रॉसिंग पर उन पर जानलेवा हमला हुआ। उस एक घटना ने ममता बनर्जी की छवि एक निडर, ना डरने वाली नेता की बना दी। लेफ्ट फ्रंट के सामने एक मजबूत विकल्प देने के लिए उन्होंने 1998 में टीएमसी बनाई और आखिरकार 2011 में 34 साल पुराने लेफ्ट रूल को उखाड़कर वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गईं। अब ये अजय लगने वाली सत्ता बनी कैसे थी? सच कहूं तो मां, माटी, मानुष सिर्फ एक नारा नहीं था। ये ग्रामीण वोटर्स और महिलाओं के साथ एक सीधा और बहुत ही इमोशनल कनेक्शन था। इस नारे और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने मिलकर एक ऐसा लॉयल वोट बैंक तैयार किया जिसे उस वक्त तोड़ना लगभग असंभव माना जाने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भाग 2, किले में आती दरारें। तीसरा कार्यकाल आते आते कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने इस मजबूत भरोसे को हिलाकर रख दिया। शुरुआत हुई कोविड मैनेजमेंट को लेकर लगे गंभीर आरोपों से, जहां असली आंकड़े छुपाने की बातें सामने आई। इसके बाद संदेश खाली में स्थानीय नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और जमीन हड़पने के जो आरोप लगे, उसने सबको झकझोर दिया। और फिर सबसे बड़ा झटका था आरजीकर अस्पताल की वो बेहद दर्दनाक घटना। इन सभी चीजों ने शहरी मध्यम वर्ग और उनके सबसे कोर वोट बैंक यानी महिलाओं के अंदर एक गहरी नाराजगी पैदा कर दी। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 25,753। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है और एसएससी घोटाले के चलते एक झटके में 25,000 से ज्यादा नौकरियां रद्द कर दी जाती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा था कि इसकी सत्यता ही खत्म हो चुकी थी। इस एक फैसले ने राज्य के युवाओं का सरकार पर से पूरी तरह भरोसा तोड़ दिया। तो इस सबका फाइनल नतीजा क्या हुआ? जो सरकार कभी गरीबों की मसीहा मानी जाती थी, उसकी छवि बदलकर अब रंगदारी और सिंडिकेट राज की हो गई थी। पंचायत से लेकर म्युनिसिपल लेवल तक हर जगह भ्रष्टाचार के आरोप हावी होने लगे। जनता सच में अब एक बुनियादी बदलाव की तलाश में थी। और यहीं से विपक्ष ने अपनी रणनीति चलनी शुरू की। भाग 3, रणनीतिक मास्टर प्लान। अब बदलाव सिर्फ हवा में तो नहीं आएगा, सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों से काम नहीं चलने वाला था। आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ग्राउंड पर उतरकर पूरे राज्य के 44,000 पोलिंग बूथों का बहुत ही डिटेल्ड में सर्वे किया। उन्होंने एक एक एरिया को मजबूत और कमजोर क्षेत्रों में बांटा और अपने कार्यकर्ताओं को उसी हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी। तो इस पूरे प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था पन्ना प्रमुख सिस्टम, मतलब एकदम माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट। इसमें वोटर लिस्ट के हर एक पेज की जिम्मेदारी, जिसमें बस 30 से 60 वोटर होते हैं, वो किसी एक भरोसेमंद कार्यकर्ता को दे दी गई। इससे फायदा ये हुआ कि लोकल लेवल पे जो डराने धमकाने वाली राजनीति चलती थी, वो दरकिनार हो गई। वोटर्स को इस सीधे संपर्क से ये भरोसा मिला कि हाँ, हम बिना डरे वोट डाल सकते हैं। और बात सिर्फ ग्राउंड स्ट्रैटेजी की नहीं थी, नीतियों की भी सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी टीएमसी की पॉपुलर लक्ष्मी भंडार योजना, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना भरोसा शोपोत मैनिफेस्टो ले आई। उन्होंने न सिर्फ ज्यादा वित्तीय सहायता और 7वें वेतन आयोग का वादा किया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड बनाने का भी वादा किया। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, तो इस वादे ने लोगों को एक बहुत ही ठोस विकल्प दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर तो आयोग की तरफ से आया। भाग 4, वोटर लिस्ट का बड़ा फेरबदल। चुनाव आयोग ने जो विशेष सघन संशोधन किया, उसके आंकड़े देखिए। राज्य के कुल मतदाता पहले थे 7.66 करोड़ और जांच के बाद बचे 6.77 करोड़।
ये सीधा सीधा 12% की बहुत बड़ी गिरावट थी। समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ा मार्जिन। 90 लाख, जी हां, लगभग 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यक्ष निगरानी में घर घर जाकर चेकिंग हुई और जितने भी लोग मृत थे, स्थानांतरित हो चुके थे या जो गैर नागरिक एंट्रीज थीं, सब साफ कर दी गईं। इस एक कदम ने पारंपरिक रूप से मिलने वाले भारी वोट मार्जिन की कमर तोड़ दी। इसी बीच अंदरूनी राजनीति में भी एक बड़ा ट्विस्ट आया। टीएमसी के ही नेता हुमायूं कबीर अलग हुए और उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी बना ली। इस नई पार्टी ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे प्रमुख जिलों में पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट को भारी मात्रा में बांट दिया और इस विभाजन ने विपक्ष के लिए जीत का रास्ता लिटरली बहुत आसान कर दिया। अब वोटिंग के दिन सबसे जरूरी चीज थी सुरक्षा। पूरे राज्य में 2.4 लाख सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया। ये फोर्स इतनी बड़ी थी कि इसने ग्राउंड पर स्थानीय बाहुबलियों के प्रभाव को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। पोलिंग बूथ फाइनली सुरक्षित हो गए। भारी सुरक्षा व्यवस्था और बिना डरे वोट करने की आज़ादी का नतीजा क्या निकला? 92.47% वोटिंग। ये ऐतिहासिक था। भारत की आज़ादी के बाद बंगाल में इस लेवल की वोटिंग कभी नहीं देखी गई थी। लोग बिना डरे बाहर आए, जो एक साफ इशारा था कि जनता अपना फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। और फिर आया 4 मई का वो दिन, भाग 5, 2026 के ऐतिहासिक नतीजे। दोस्तों, अंतिम नतीजों का ये विशाल स्तर खुद अपनी कहानी बोलता है। बहुमत का आंकड़ा था 147 सीटों का, पर बीजेपी ने 45.84% वोट शेयर के साथ सीधा 206 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज की। टीएमसी, जिसका 15 साल से एक छत्र राज था, वो मात्र 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर तो भवानीपुर में हुआ। सोचिए, जिस सीट से ममता बनर्जी भारी मतों से जीतती आई थीं, वहां उन्हें अपने ही पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के हाथों 15,105 वोटों से एक चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। ये दर्शाता है कि बदलाव की लहर सत्ता के उच्चतम स्तर तक कितनी मजबूत थी। अगर इन ऐतिहासिक परिणामों का सार निकाला जाए तो ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं है, ये आज़ादी के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनना है। ये उस शासन मॉडल की पूरी तरह से अस्वीकृति है जिस पर कुप्रबंधन के आरोप लगे थे। और सबसे महत्वपूर्ण, ये पन्ना प्रमुख जैसी एक नई जमीनी रणनीति की बहुत बड़ी सफलता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल सामने आता है। पश्चिम बंगाल में हुआ यह ऐतिहासिक बदलाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाला। आने वाले समय में ये राजनीतिक पुनर्गठन राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति के भविष्य को कैसे आकार देगा, ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको चिंतन करना चाहिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।